जैसा कि मैंने आपको क्लास 10th के विद्यार्थियों को कहा था कि जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट सिविक्स में पढ़ रहे थे वो पावर शेयरिंग का फॉर्म था, जिसमें मैंने इंट्रो भी दिया था उसका, और दो कंट्रीज़ के एग्जांपल भी लेकर चले थे। फिर मैंने आपको एक वर्क दिया था कि आप अपने एनसीईआरटी के बुक से ये जो पॉइंट है मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका, इसको पढ़ेंगे। तो मैं देखिए ये क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि ये मैं बताया हूँ, लेकिन मैं इसको फिर से आपको इसको हल्के फुल्के तौर पर मतलब रिवाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि श्रीलंका जो है वो आज़ाद हुआ था 1948 यानी 1948 में, और जो उसके मतलब आगंतुक नेता थे, जो फ्रंट पर रहने वाले नेता थे आज़ादी के समय, वो सिंहला कम्युनिटी से आते थे और वो चाहते थे कि वर्चस्व उन्हीं का बना रहे, ठीक है, सिंहला कम्युनिटी का बना रहे। और उन्होंने संविधान को भी अपने हिसाब से ही, अपने सिंहला के धर्म जाति के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से ही उन्होंने वैसा बनाया, ठीक है। और उसमें ऐसे ऐसे नियमों को डाला जिससे कि सिंहला सुप्रमेसी दिखे, है ना, सर्व प्रमुखता दिखे सिंहलास की। तो इसके बाद देखिए यहाँ आप सेकेंड पैराग्राफ में देख सकते हैं कि 1956 में एक एक्ट पारित किया गया जिससे कि सिंहला लैंग्वेज को एक वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज नियुक्त कर दिया गया। दस, डिसरिगार्डिंग तमिल, द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इससे क्या हो गया कि सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े जॉब्स और यूनिवर्सिटीज़ के हो गए, मतलब सब पर जो है अब सिर्फ और सिर्फ सिंहला ही जा सकते थे और कोई नहीं जा सकता था। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड डिक्लेयर दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और एक नया जो संविधान का एक नियम पारित हुआ, एक अधिनियम पारित हुआ जिसमें बुद्धिज्म की रक्षा के लिए इन लोगों ने अपने हाथ आगे किए, ठीक है, हाथ बढ़ाए। यहाँ पर जो आप फोटो देख सकते हैं, दिस फोटो जस्ट टोल्ड यू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, जिसमें आपको तमिल, श्रीलंकन तमिल दिखेंगे, इंडियन तमिल दिखेंगे, सिंहलास दिखेंगे और मुस्लिम, इनका समावेश है इसमें। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ दिया था कि इसमें से कुछ ऐसे शब्द थे जिसको मैंने आपको कहा था कि आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ से जिसमें दिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के वहाँ श्रीलंका की बात कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के लोग थे उन लोगों ने ऐसे ऐसे नियम प्रतिपादित किए जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ सिंहलास को ही फायदा हो रहा था। इससे क्या हो गया कि जो वहाँ पर तमिल्स थे उन लोगों का सरकार से मोह भंग हो गया और वो चाहते थे कि अब कोई उनके अपने कम्युनिटी से उठकर कोई लीडर बने, उनकी भी राजनीतिक भागीदारी बने। अतः इसी चीज़ को लेकर के फिर दोनों के बीच टकराव होना शुरू हो गया। अब इसमें देखें आप, ये पैराग्राफ यही बता रहा था जो भी मैंने बोला। अब देखिए यहाँ दिया है, उसी पॉइंट को आगे करते हुए, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड बिगेन देयर स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इन लोगों ने भी, तमिल्स ने भी अपना अलग पार्टी बनाया, तमिल भाषा को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट किया। इसके बाद इन लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटी पर जोर डाला, जिसमें कि सबको एक समान बराबर मौका मिलना चाहिए। इन सब टर्म को क्लियर किया, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविनेंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली टर्न डाउन। लेकिन जो वो लोग जो इतने ज़्यादा पावर में थे, इन लोगों ने इनके अधिकारों और इनके सपनों को साकार नहीं होने दिया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वे फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जैसे इसमें दिया गया है कि इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए एक अलग तमिल स्टेट की मांग उसी जगह कर दी गई, है ना। और ये जो है इसको एक आज़ाद तमिल के रूप में नाम दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँ, तमिल उस समय था, आगे चल करके ये LTTE के नाम से चला, जिसको हम लोग लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल कहते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके प्रमुख, मुझे शायद थोड़ा सा ध्यान है, KD प्रभाकरन शायद थे, जिनके हाथ हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी से, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के खून से रंगे हुए हैं। उनको मरवाने में भी इन्हीं का हाथ था, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ जिसमें दिया गया है, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज रिजल्टेड इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब
दोनों तरफ की कम्युनिटीज़ जो हैं अपने अपने हक के लड़ाई के लिए लग गए। अब दोनों के बीच जो है बराबर टकराव होता रहा और यही जो है आगे चल करके सिविल वॉर के रूप में तब्दील हो गया, यानी गृह युद्ध के रूप में हो गया। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। इसका रिजल्ट यह हुआ कि दोनों ही कम्युनिटीज़ से हजारों लोगों की मौत हुई। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनको जबरन वहाँ अपना जो देश है छोड़ना पड़ गया और इसके साथ साथ उनके पास जीवन यापन करने का भी कोई साधन नहीं बचा। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ। सही बात है, हम लोग इकोनॉमिक का चैप्टर फर्स्ट पढ़े थे, उसमें श्रीलंका का बड़ा ही अच्छा एक व्यू दिखाया था जिसमें आर्थिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। बट द सिविल वॉर हैज़ caused a severe setback to the social, cultural and economic life of the country। लेकिन सिविल वॉर ने काफ़ी प्रभावित किया था वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र को, जिससे कि यह देश जो है एक बार डगमगाया जरूर था। अब देखिए, ये तो मैंने आपको श्रीलंका के बारे में बताया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एकोमोडेशन इन बेल्जियम, है ना। मतलब जो मिक्सचर था, हमने बेल्जियम के बारे में पहले पढ़ा, फ्लेमिश थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे, ये सब हम लोग पढ़े। लेकिन अब ये इंडिविजुअली किसी के बारे में बताया जा रहा है। श्रीलंका के बारे में दिया था, लेकिन श्रीलंका के बारे में इतना डील करके नहीं दिया गया जो भी हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अब जो है ये एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये हम लोग समझ लेते हैं। अब तुलना करते, देखिए बेल्जियम के जो लीडर्स थे इन्होंने दूसरे रास्तों को अपनाया। द लीडर्स ऑफ बेल्जियम एडॉप्टेड अ डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उनको एहसास था कि हमारा धार्मिक माहौल और सांस्कृतिक जो माहौल है उसमें काफ़ी विविधताएं हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अमेंडेड 4 times सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन। इसमें बताया गया है कि 70 से लेकर के 93 यानी 1970 से लेकर 1993 के बीच यानी कि 23 वर्षों तक में संविधान में 4 बार संशोधन किए गए ताकि सभी लोगों को उनका बराबर का हक मिल सके, है ना। सभी लोग समृद्ध हो जाएं, सभी लोग जो हैं संविधान पर विश्वास बनाए रखें। लेकिन इसमें दिया गया है आगे कि लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। उनका बस यही मानना था कि ये संशोधन बार बार इसलिए किया जा रहा है बिकॉज जो लोग हैं वो काफ़ी मिलजुल कर सब एक साथ रहें। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। जो उन्होंने व्यवस्था तैयार की थी वह दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अलग थी। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल आर एज फॉलो। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसको उस समय अपनाया गया था, वो यहाँ दिए गए हैं। ध्यान से आप लोग समझेंगे इसको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, मैं यहाँ देखिए बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान ने यह वर्णन किया कि चाहे डच हो चाहे फ्रेंच स्पीकर्स हो, इनकी संख्या एक समान होगी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार में। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ मतलब उसमें सपोर्ट अलग से भी आएगा, भाषीय सपोर्ट, जिसको भाषीय ग्रुप बोलते हैं, भाषा के आधार पर सपोर्ट मिलता है। द नो डिसीजन कैन बी टेकन अनलिटरली बाय एनी सिंगल कम्युनिटी। इससे क्या होता था कि इससे यह चीज़ क्लियर हो गया कि कोई भी जो है अपने मन से अपनी कम्युनिटी के हैवी पॉपुलेशन से या वर्चस्व से जो है कोई भी नियम पारित नहीं करवा सकता है, ठीक है। A number of powers of the central government have been given to the state government। बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को दिए, है ना, जो इसको देश को 2 भागों में बांटता है, ठीक है ना। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है स्टेट गवर्नमेंट को चलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। Brazil has a separate government in which both the communities have equal representation। ब्राज़ील जो उसकी राजधानी थी बेल्जियम की उस समय, वहाँ पर जो वहाँ की राजनीतिक भागीदारी है वो एकदम इक्वल होगी, ना किसी कम्युनिटी का ज़्यादा ना ही किसी का कम। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हु आर मेजॉरिटी इन ब्राज़ील accepted equal representation in Brazil because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। तो दोनों पार्टियां जो है काफ़ी मिलाकर चलती थी, जो दोनों कम्युनिटी है वो काफ़ी मिलाकर चलती थी। जिसको ब्राज़ील में मिलता था इक्वल रिप्रेजेंटेशन का, उसको
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी मिलता था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए इसका लास्ट क्या है। बिसाइड द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए और स्टेट गवर्नमेंट हो गए, इसके अलावा भी एक गवर्नमेंट होता था, ठीक है ना, जिसको रीजनल गवर्नमेंट कहा जाता था, जिसको बोलते क्षेत्रीय सरकार, बहुत छोटे स्तर पर काम करती है ना। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये जो होता था सरकार, तो हाँ चलो ये तो अपना भाषा के आधार पर चुन लिया, छोटे तौर पर चुन लिया, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज कम्युनिटी जैसे डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, ये सब जो जितने भाषा बोलने वाले लोग होते थे ये सब अपने ही लैंग्वेज वाले को जाया जिताते थे रीजनल गवर्नमेंट के तौर पर, ठीक है ना। नो मैटर वेयर दे लिव, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मतलब ही नहीं रखता कि वो कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू हैंडल कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इसको क्या शक्तियाँ मिलती थी, आखिर इस सरकार का गठन हुआ तो क्या शक्तियाँ मिलती थी, तो इसका काम होता था शिक्षा के क्षेत्र में भाषा को लेकर और सांस्कृतिक जो भी मुद्दे हैं इन सबको संतुलित रखे और इसको बर्बाद ना होने दे, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से आप समझिएगा, यू माइट फाइंड दैट द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ इंडीड इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप देख सकते हैं कि अभी जितना आप पढ़ें तो उसमें देखिए कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मॉडल है बेल्जियन का, है ना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यही मॉडल उसका बहुत लंबे समय तक चला, बहुत अच्छे तरीके से चला। दे हेल्प टू अवॉइड civic unrest between the two major communities and possible division of the country और linguistic line। इसी तरह के आइडियाज़ के कारण उन्होंने दो जाति में अपने देश को कम्युनिटीज़ में बंटने से बचा दिया, है ना, और सबको मिलजुल कर साथ लेकर चला। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brazil was selected as its headquarter। जितना भी मतलब उसमें जितने भी देश जो हैं वो यूरोप में जो साथ में आ रहे थे, तो उन्होंने बेल्जियम के मॉडल को बड़ा अच्छा समझा और इसी चीज़ को लेकर के ब्राज़ील जो उसकी राजधानी थी उसको हेडक्वार्टर बनाया, वहाँ का जो है मेन जो है इसका सेंटर बनाया। तो देखिए अभी तक मैं आपको इस चैप्टर में यहाँ तक बता चुका हूँ और आगे जो है हमको लगता है कि इसका वीडियो क्लास जो है 1 या 2 और बनेगा, मुश्किल से 1 ही बनेगा, लेकिन आप लोग इसको समझिए और जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से अपनी तरफ से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियो में 1 बार नहीं समझ सकते हैं, 2 बार समझें, 3 बार समझें, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग लगे रहें और अपना जो पढ़ाई का जो ये दौर है उसको निरंतर जारी रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।